हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीवाईक्यू सीरीज़। तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है 2025 का पेपर, 2024 का और 2023 का। तो अब हम लोग प्रोसीड करेंगे 2022 की तरफ और इस पेपर को पूरा डिस्कस करेंगे विथ नॉलेज एंड एप्टीट्यूड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से क्या कह रहा है? रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू द प्रोविज़न ऑफ लेंडिंग बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अब रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो किसके द्वारा निकाला जाता है? ठीक है, तो आप देखो दोस्तों, यहाँ पे रैपिड की चर्चा की गई है। रैपिड मतलब कि बहुत फास्ट। और आपको पता है कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी जो है ये आपको एक इमरजेंसी लेंडिंग टूल्स है। और आपको कोई अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेकर के कोई क्राइसिस आता है ना, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो क्या है? रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी इज़ द लेंडिंग टूल्स ऑफ IMF। ठीक है, आगे देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, अब इसमें कह रहा है कि एन इंक्रीज इन द नीर नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट द एप्रिसिएशन ऑफ मनी। ओके, देखो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या है? नीर एक एक्सचेंज रेट इंडेक्स है जो बताता है कि किसी करेंसी की वैल्यू उसके मेजर ट्रेडिंग पार्टनर की करेंसी के मुकाबले कितनी मजबूत है। ओके, तो जैसे देख लेते हैं, ₹90 है अभी, मान लो $1 के बराबर। ठीक है, अब अगर नीर बढ़ जाएगा, मान लो कि बढ़ने का मतलब पैसा मजबूत हो जाएगा, तो मान लो ₹80 अगर हो गया $1 के बराबर, तो डेफिनेटली तो इंक्रीज इन द नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या करता है? एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़। यहाँ पे क्या हो गया? रुपीज़ डेप्रिसिएट नहीं बल्कि एप्रिसिएट किया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एन इंक्रीज इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंक्रीज द इंप्रूवमेंट इन द ट्रेड कॉम्पिटिटनेस। देखो नीर और रीड में क्या अंतर है? नीर इन्फ्लेशन के साथ आता है और रियल वाला जो है ना, ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड रहता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट अगर इम्प्रूव करता है तो क्या होगा? ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगा। नहीं दोस्तों, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा नहीं, बिल्कुल घट जाएगा। क्यों? अगर आप पहले 90 पे था, अगर आप 80 में बेच रहे हो, पैसा 80 का हो गया है, तो डेफिनेटली जो वहाँ बाहर के जो लोग हैं वो अगर एक डॉलर में $1 स्पेंड करते हैं तो ₹80 का ही उनको सामान आएगा। पहले 90 का आता था। तो ये क्या हो गया? ये गलत हो गया, ये सही हो गया। तो अब देख लो, 2 को काटो तो क्या होगा इसका आंसर? 2 का C होगा। अब देख लेते हैं। एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन द डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटिव टू द इन्फ्लेशन इन अदर कंट्रीज इज लाइकली टू काउज एन इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस ऑफ नीड एंड। अगर दूसरे कंट्री के मुकाबले अगर भारत में इन्फ्लेशन अगर बढ़ जाएगा, तो इन्फ्लेशन अगर बढ़ जाएगा तो क्या डाइवर्जेंस दिखेगा आपको नीड और नीड में? इंक्रीज़ करेगा। तो बिल्कुल देखो, इन्फ्लेशन जैसे बढ़ जाएगा ना, तो इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद आपको जो है सामान काफ़ी महंगे मिलेंगे, आपको प्रोडक्शन बहुत महंगा होगा, आपका ट्रेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं महंगा हो जाएगा। तो इस तरीके से वो दिखेगा कि नीर और रीड में जो है वो काफ़ी अंतर आ जाएगा। नीर तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रहता है, लेकिन रीड काफ़ी बड़ी मात्रा में इंप्रूव कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 का C होगा। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है। विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इफ़ इन्फ्लेशन इज़ टू हाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ लाइकली टू बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अच्छा, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा रहेगा, इन्फ्लेशन ज़्यादा है मतलब कि मनी सप्लाई ज़्यादा है, मनी सप्लाई ज़्यादा है, और मनी सप्लाई ज़्यादा है, अगर RBI अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अगर खरीद लेगी तो फिर मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे होगा? इन्फ्लेशन और आगे बढ़ जाएगा और तेज़ी से आगे बढ़ जाएगा। तो क्या होगा? बाय नहीं होगा, बिल्कुल इसको सेल करना होगा। RBI को सेल करना होगा मनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ताकि मार्केट से पैसा सक कर सके और फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ सके। तो ये वाला पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। सेकेंड देखते हैं। इफ़ रुपी इज़ रैपिडली डेप्रिसिएटिंग, RBI इज लाइक टू सेल। चलो ये एक को काट दो ना, तो फिर इसका आंसर 2, 3 आ जाता है। ठीक है, अगर रुपी इज़ क्या बोल रहा है? इफ रुपी इज़ रैपिडली डिप्रिसिएटिंग, RBI इज लाइकली टू सेल द डॉलर्स इन द मार्केट। बिल्कुल, अगर रुपी डेप्रिसिएट कर रहा है ना, रुपी की वैल्यू गिर रहा है, तो आप डॉलर बेचो मार्केट में, डॉलर को बेचो और रुपी को बाय करो। आप रुपी की जैसे बाय करोगे ना, तो रुपी की वैल्यू बढ़ जाती है। रुपी का मतलब बाय कर रहे हो, रुपी ले रहे हो, मतलब कि रुपी का डिमांड बढ़ गया, रुपी की वैल्यू बढ़ गई। रुपी का वैल्यू अगर बढ़ जाता है तो वो एप्रिसिएट कर जाता है। तो बिल्कुल 2 का क्या होगा? सही होगा। इफ़ द इंटरेस्ट रेट इन द US एंड यूरोपियन यूनियन वेयर टू फॉल, दैट इज लाइकली टू इंड्यूस द RBI टू बाई द डॉलर्स। बिल्कुल, इंटरेस्ट रेट अगर घट जाता है तो उस टाइम में RBI जो है वो ज़्यादा डॉलर खरीदती है। क्यों?
क्योंकि सस्ता पड़ता है। तो क्या होगा आंसर 2 और 3 होगा। 4 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द G20 कॉमन फ्रेमवर्क, ये एक्चुअली 2020 में ना न्यूज़ में था, और यहीं से कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये करंट अफेयर का टॉपिक हो गया। इट इज इनिशिएटिव इंडोर्स बाय द G20 टुगेदर विद द पेरिस क्लब। ओके, इट इज इनिशिएटिव टू सपोर्ट द लो इनकम कंट्रीज विद अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये दोनों स्टेटमेंट जो है दोस्तों, इसका जो है दोनों स्टेटमेंट जो है सही होगा। क्या होगा इसका? दोनों स्टेटमेंट सही होगा। ओके, तो 5 पे चलते हैं। 5 क्या बोल रहे हैं? विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, ओके, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। देखो, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड को जो है आपको समझना पड़ेगा। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड क्या है? इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड वो बॉन्ड होता है ना जिसमें कि आपको इन्फ्लेशन का मार भी ना आपको झेलना नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो कि आपने अगर बॉन्ड खरीदा 1000 रुपया में, ठीक है, और उस दिन इन्फ्लेशन का रेट हो गया, सॉरी, इन्फ्लेशन रेट हो गया 10%, इन्फ्लेशन 10% आ गया, तो ऑटोमेटिकली 1100 रुपया आपका बॉन्ड का दाम हो गया और आपको 1100 पे ही इंटरेस्ट मिलेगा। इस तरीके से है कि वो इन्फ्लेशन से एडजस्टेड रहती है। तो गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द, देखो तीसरा पर हो डायरेक्ट, 1 छोड़ो 2 छोड़ो, तीसरा पर हो, इंटरेस्ट रिसीव एज वेल एज द कैपिटल गेन ऑन द इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड आर नॉट टैक्सेबल। अच्छा, जो भी इंटरेस्ट रिसीव होता है वो आपको इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड से वो टैक्सेबल नहीं होता है। दोस्तों, इससे पहले भी ये 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये टैक्सेबल, भाई मैं ये कह रहा हूँ कि दिस इज़ नॉट द एग्रीकल्चर इनकम कि आपको टैक्स से छूट मिल जाएगा, नहीं, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। 3 काटो 3 काटो 3 काटो, आंसर क्या होगा? 1 और 2। अब देखते हैं, गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट ऑन इट्स बोरोइंग। बिल्कुल, कूपन रेट को रिड्यूस कर देती है, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको मान लो कि पहले 1000 रुपया था, ठीक है, और आपको 3% पे मिल रहा है। नॉर्मल पे क्या था? नॉर्मल आपको 1000 रुपये का बॉन्ड था, नॉर्मल, ये इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड को मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल बॉन्ड में आपको 8% मिल रहा था। अब क्या है कि आपको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्टेड मिलेगा, तो कूपन कोड में फिर आपको 3% ही रहता है कि 3% आपको इंटरेस्ट देंगे। लेकिन क्या है, वो 5% जो है एक्स्ट्रा आपको इन्फ्लेशन इंडेक्स रहेगा, मतलब इन्फ्लेशन से एडजस्टेड रहेगा वो 5%, तो मिला कि ये भी 8% हो ही जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल ये क्या होगा? रिड्यूस द कूपन कोड, ये बिल्कुल सही होगा। IIB प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। वो बात वही है कि इन्फ्लेशन के दौरान ही तो ये करेगा, आपको प्रोटेक्शन देगा। तो 5 का क्या होगा? ये होगा। 6 क्वेश्चन क्या बोलता है? ठीक है, 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विथ रेफरेंस टू द फॉरेन ऑन्ड ई कॉमर्स फॉर्म ऑपरेटिंग इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, दे कैन सेल देयर ऑन गुड्स इन द एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म एज अ मार्केट। मतलब ये कह रहा है कि आपको मान लो कि फ्लिपकार्ट है और अमेज़न है, तो क्या ये दोनों अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म ओपन करके ये बेच सकता है क्या? खुद का सामान ये बेच सकता है क्या? नहीं। तो ये देखो, FDI रूल्स भारत में ये कहती है कि जो भी फॉरेन ऑन ई कॉमर्स कंपनी है ना, जैसे लाइक अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, ये अपने कैन नॉट मेनली सेल देयर ऑन गुड्स, दे ऑपरेट एज अ, इफ़ दे ऑपरेट एज अ मार्केट प्लेस। अपना सामान को ये नहीं बेच सकती, बल्कि सामान आपको कहीं से लाना पड़ेगा, आप एक प्लेटफॉर्म हो बस। तो इसका मतलब पता है क्या? और ये अपना सामान बेचेगी ना दोस्तों, तो छोटे छोटे दुकानदार जो है ना, उनको इफेक्ट पड़ जाएगा, कल को उनको भुखमरी आ जाएगी, क्योंकि अभी मोनोपोली है नहीं ना, मतलब मार्केट पे जो है इनका काफ़ी ज़्यादा पहुंच है। तो इसलिए सरकार ने प्रोटेक्ट करने के लिए छोटे छोटे दुकानदार को और होलसेलर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है इन्होंने ऐसा रूल किया है कि फ्लिपकार्ट अमेजन जो है ये सिर्फ और सिर्फ किसी का सामान लेके कहीं पहुंचा सकती है, बल्कि ये अपना सामान नहीं बेच सकती है। ठीक है, सेकंड देखते हैं क्या बोल रहा है। द डिग्री टू विच दे कैन ऑन द बिग सेलर्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड। हाँ बिल्कुल, ये क्या है, काफ़ी लिमिटेड है। तो इसका क्या होगा आंसर? एक गलत होगा, ओनली 2 होगा। ठीक, अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है कि अब इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी। रियल सेक्टर मतलब क्या होता है? टेंजिबल फॉर्म में गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करना, टेंजिबल फॉर्म में जिसको आप टच कर सकते हो। ठीक है, फार्मर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, बिल्कुल ये हो सकता है, क्योंकि आप जो फार्मर जो है वो क्रॉप्स इज अ टेंजिबल थिंग्स। ठीक है, सेकंड, टेक्सटाइल मिल कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक्स, दिस इज टेंजिबल, दोनों टेंजिबल है। कमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी टू द ट्रेडिंग कंपनीज, दिस इज नॉट टेंजिबल, नॉन टेंजिबल है ये। कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशूज, दिस इज नॉन टेंजिबल। तो क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, चलिए। With reference to the following situation, best reflect the indirect transfer, often talk about the media। अब indirect transfer क्या है दोस्तों? indirect transfer को समझिए।
देखिए, अगर जब इंडिया में मौजूद कोई एसेट होता है ना, एसेट का कंट्रोल सीधे नहीं बल्कि फॉरेन कंपनी के शेयर बेचकर ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उसको हम इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र कहते हैं। जैसे कि आप ये समझ लो कि एक फॉरेन कंपनी के पास इंडिया में टेलीकॉम का एसेट है, उस फॉरेन कंपनी ने जो शेयर है ना वो दूसरी किसी फॉरेन कंपनी को बेच दिया है, ठीक है। तो शेयर बाहर के फॉरेन कंपनी को बेचे गए हैं, लेकिन उन शेयर की वैल्यू इंडिया के एसेट से आ रही है ना, तो इसी को इंडायरेक्ट ट्रांसफ़र कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं बेस्ट कौन सा होगा। फॉरेन कंपनी ट्रांसफर शेयर एंड सच शेयर डिराइव देयर सब्सटेंशियल वैल्यू एसेट लोकेटेड इन इंडिया। और फॉरेन कंपनी क्या की है, मैं फिर से बता देता हूँ क्या हुआ कि अगर मान लो कि एक फॉरेन कंपनी के पास इंडिया में टेलीकॉम का एसेट है, उस फॉरेन कंपनी के शेयर दूसरी फॉरेन कंपनी को बेच दिए, दूसरी फॉरेन कंपनी बेच दिए, तो शेयर फॉरेन कंपनी को बेचे गए हैं, लेकिन उन शेयर की वैल्यू तो इंडिया के एसेट से आ रही थी ना, इसलिए उसको इंडायरेक्ट ट्रांसफर कहते हैं, ठीक है। चलिए 9 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और ए कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्कुल, आप नया टेक्नोलॉजी एक्वायर करते हो तो क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। डेब्ट फाइनेंसिंग इज कॉन्सिडर एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर वाइल इक्विटी फाइनेंसिंग कॉन्सिडर एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नहीं दोस्तों, ये गलत स्टेटमेंट है। आपको पता है कि डेब्ट फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि पैसा उधार लेना किसी काम के लिए और बाद में इंटरेस्ट के साथ वापस कर देना। आप पैसा अगर उधार ले रहे हो ना, तो क्या होगा, आपका लाइबिलिटी इंक्रीज करेगा, और कैपिटल, इसको क्या कहेंगे, कैपिटल रिसिप्ट। इक्विटी फाइनेंसिंग कॉन्सिडर एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नहीं दोस्तों, इक्विटी फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि शेयर बेचकर पैसा जुटाना, तो ये आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। नहीं, बिल्कुल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ये नहीं आता है, बिल्कुल ये आपको इक्विटी फाइनेंसिंग भी आपको क्या आएगा, कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे, ये गलत हो जाएंगे और एक सही होगा, तो क्या होगा, 9 का ए होगा। विथ रिफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, अब क्या कह रहा है कि अ शेयर टू द हाउस होल्ड फाइनेंसिंग सेविंग गोज टुवर्ड्स द गवर्नमेंट बोरोइंग। अब ये कह रहा है कि देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहा है कि जब सरकार बॉन्ड या सिक्योरिटी जारी करके पैसा उधार लेती है, तो कई बार ऐसा होता है कि घर परिवार अपनी बचत जो करते हैं ना, अपनी बचत जो रहता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में वो इन्वेस्ट कर देते हैं, तो यही स्टेटमेंट सही है। डेटेड सिक्योरिटीज इशूड एट अ मार्केट रिलेटेड रेट्स इन ऑक्शन फॉर्म ए लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेब्ट। ठीक है, तो डेटेड सिक्योरिटी से आप पता है ना कि वो इंटरनल डेब्ट जो है हमारा डेटेड सिक्योरिटीज में भी है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही होगा आपका। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। अब ये कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो, परसुएंट टू रिपोर्ट एच.एन. सान्याल कमेटी द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971, ये मुझे नहीं पता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश द कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्फ। बिल्कुल, आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट के लिए, 215 हाई कोर्ट के लिए, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दो सही है, तो दो सही है तो ये कटेगा, मतलब ये चांस है सही होने का। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन करता है क्या, नहीं दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डजंट डिफाइन द सिविल कंटेम्प्ट क्रिमिनल कंटेम्प्ट, ये तो गलत हो गया। इन इंडिया पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। बिल्कुल, कानून बनाने का काम किसके हाथ में है, वो पार्लियामेंट के हाथ में ही है। ऐसा मत समझना कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ अ पावर टू मेक लॉ ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, नहीं, पार्लियामेंट के पास ही पावर है। तो 4 सही होगा, तो 4 सही होगा तो ये होगा, तो इसका मतलब ये भी सही है। ये रिपोर्ट ऑफ एच.एन. सान्याल कमेटी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये तो क्या होगा आंसर 1 to 4। विथ रेफरेंस टू द इंडिया, कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एंड लीगल फॉर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट बट द कॉर्पोरेट लॉयर एंड पेटेंट अटॉर्नीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिकॉग्निशन एज एडवोकेट। ये वाला स्टेटमेंट दोस्तों बहुत गलत है, मैं आपको बताता हूँ पहले होता क्या है। पहले सेकंड पढ़ते हैं। बार काउंसिल हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू द लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन लॉ कॉलेजेस। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ना एक स्टेटूटरी बॉडी है जो भारत में लॉयर्स या कह लो एडवोकेट को रेगुलेट करता है, और ये इसको मतलब ये एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत बनाया गया था। बार काउंसिल काम क्या है, इसका काम ये है कि एडवोकेट को इनरोल करता है, लॉयर के प्रोफेशनल कंडक्ट को और डिसिप्लिन को ये रेगुलेट करता है। दूसरी बात ये कि हर स्टेट में बार काउंसिल होता है, मतलब कि लॉयर वही होगा जो बार काउंसिल में इनरोल होगा। अगर कोई भी लॉयर बार काउंसिल में इनरोल नहीं है तो उसको लॉयर नहीं माना जाएगा। मतलब आपने LLB कर लिया है और बार काउंसिल में आपने इनरोलमेंट नहीं किया है तो कोर्ट में आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। कॉर्पोरेट लॉयर और पेटेंट अटॉर्नीज भी एडवोकेट हो सकते हैं अगर वो
बार काउंसिल में इनरोल हैं तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, बट कॉर्पोरेट लॉयर्स एंड पेटेंट अटॉर्नीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिकॉग्निशन एज एडवोकेट। नहीं, अगर बार काउंसिल में है तो वो होंगे। बार काउंसिल हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू द लीगल एजुकेशन रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेजेस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये गलत हो गया। तो क्या होगा, 12 का 2 हो जाएगा। ठीक है, अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आता है तो क्या वो प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए? जी नहीं। प्रेसिडेंट का जो प्रायर रिकमेंडेशन है आपको मनी बिल में है, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में है। ठीक है, तो ये आपको क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो 1 काटो आप, तो आंसर क्या होगा 2, 3। वेन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज और हर एसेंट। ठीक है, तो बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में बिल्कुल ये ऑब्लिगेटरी कर दिया गया था कि प्रेसिडेंट को जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में अपना एसेंट देना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा बाय द स्पेशल मेजोरिटी एंड नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सिटिंग। बिल्कुल ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन ऑर्डिनरी बिल के साथ है, ना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और ना मनी बिल के साथ। ये भी सही है। तो क्या होगा 13 का बी। ठीक है दोस्तों, 14 पे आते हैं। 14 क्या बोल रहे हैं, Constitution of India classify the minister into 4 rank: cabinet minister, ministry of state with immediate charge and ministry of state deputy speaker। बिल्कुल देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये क्लासीफाई नहीं करता है। तो क्या होगा इसका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट क्लासीफाई मिनिस्टर इनटू रैंक। द टर्म आपको कैबिनेट मिनिस्टर वाला, मिनिस्टर ऑफ स्टेट वाला, डिप्टी स्पीकर वाला डिराइव फ्रॉम कन्वेंशन एंड प्रैक्टिस, नॉट बाय कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। ये गलत हो गया। Total number of minister in the union government and including the prime minister shall not exceed 15% of the total number of लोक सभा। ये बिल्कुल सही है, 15% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ओनली 2 होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, अब आगे ये कह रहा है 15, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। एक्सक्लूसिव पावर लोकसभा क्या है, टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, नहीं, ये एक्सक्लूसिव पावर नहीं है लोकसभा का। राज्यसभा लोकसभा दोनों मिलकर काम करती है। टू पास नो कॉन्फिडेंस मोशन, बिल्कुल नो कॉन्फिडेंस मोशन किसका है, लोकसभा में ही वो पास होती है। ठीक है, टू इम्पीच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नहीं, ये राज्यसभा में। आसान क्वेश्चन है, तो क्या होगा 15 का बी होगा। 16 देखते हैं, विथ रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या बोल रहा है कि लॉ स्पेसिफाइज दैट नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर कैन नॉट जॉइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 मंथ ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस। कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं ना दोस्तों, उनके पास एक छूट रहता है, वो 6 मंथ के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो ज्वाइन कर सकता है, लेकिन 6 मंथ के बाद वो ज्वाइन नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ना विद इन 6 मंथ है ना, कैन नॉट ज्वाइन, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ही कैन ज्वाइन विद इन 6 मंथ बट आफ्टर 6 मंथ ही कैन नॉट ज्वाइन, तो ये गलत हो गया। लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड टू डिफेक्शन लॉ। हाँ, बिल्कुल कोई टाइम फ्रेम नहीं है, आप कब तक डिफेक्शन केस को जो है आप डिसाइड करोगे। तो क्या होगा इसका आंसर, ओनली बी होगा। 17 देखते हैं क्या बोल रहा है। 17 ये कह रहा है दोस्तों कि अब इसमें अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के बारे में ये कह रहा है। तो अब यहाँ पे देखते हैं 17 को। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर ओनली ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ध्यान रखना दोस्तों एक चीज़ कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं ना, उनके पास जो है वो पावर नहीं होता है कि वो ही इज़ नॉट अलाउड टू सीट इन द पार्लियामेंट, बट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन सीट इन द पार्लियामेंट, कैन स्पीक इन द पार्लियामेंट, बट कैन नॉट वोट इन द पार्लियामेंट। तो क्या है यहाँ पे, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंट हिम टू रिजाइन। नहीं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो आपको वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे आती है। गवर्नमेंट जब डिज़ाइन कर देगी तो जरूरी नहीं है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी रिज़ाइन कर दे। तो स्टेटमेंट ये भी गलत हो गया। सर क्या लिखा होगा, 17 का डी होगा। विथ रेफरेंस टू द रीट, अब देखते हैं क्या है कि मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इंटरेस्टेड विद अ पब्लिक ड्यूटी। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। मैंडेमस क्या है ना, मैंडेमस ये है कि अगर मान लो कि आपका जल बोर्ड का पानी नहीं आ रहा है, म्यूनसिपैलिटी वाला ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आप मैंडेमस इशू कर सकते हो। अब मैंडेमस इशू होता है गवर्नमेंट बॉडी पे, ठीक है, और उस पर भी इशू होता है, प्राइवेट बॉडी पे इशू होता है जब वो गवर्नमेंट के काम कर रही होती है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट द कंपनी इवन द इट मे बी द गवर्नमेंट कंपनी। नहीं, ये गलत हो गया। मतलब ये कह रहा है कि मैंडेमस उस पर लागू नहीं होगा अगर वो गवर्नमेंट बॉडी भी है तो। नहीं, मैंडेमस गवर्नमेंट बॉडी पे लागू होता है और पब्लिक प्राइवेट बॉडी पे भी लागू होता है इफ़ ही इज़ इंटरेस्टेड विद द गवर्नमेंट ड्यूटी। तो ये गलत हो गया। एनी पब्लिक, तो 1 को सही करो, 2 गलत करो, 2 गलत करो,
क्या होगा 1-3 आएगा। एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी पिटिशनर, कोई भी इंसान पिटिशनर टू मूव द कोर्ट ऑब्टेन द रिट ऑफ इक्विवेलेंट, बिल्कुल कोई भी इंसान आप चले जाओ पिटिशन फाइल कर दो और रिट इक्विवेलेंट का फाइल कर सकते, किसी भी इंसान को पावर है। तो क्या होगा 1 and 3। 19 देखते हैं। विथ रिफरेंस टू आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कौन सा फुल में स्टेटमेंट, प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल मस्ट एडॉप्ट इट। देखो एक्सट्रीम है ये, मतलब कि वॉलेंट्री है इसको आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को एडॉप्ट करना, ये जरूरी नहीं है कि वो मस्ट एडॉप्ट इट, ये मस्ट एडॉप्ट इट नहीं होगा, ये काटो इसको। क्या होगा आंसर, दैट 3 आ जाएगा। एज इट एम्स टू अचीव द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ अल्टीमेटली, नहीं एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं, बिल्कुल वॉलेंट्री है दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट हैज़ ए सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री, बिल्कुल ये इसका पोर्टेबिलिटी काफ़ी सीमलेस है, तो इसका क्या होगा आंसर 19 का बी होगा। ठीक है, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 क्या बोल रहा है, 20 क्या बोल रहे हैं देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, अब इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। एज पर द रूल ऑफ द प्रोसीजर एंड द कंडक्ट ऑफ बिजनेस लोकसभा दी इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर शैल बी फिक्स बाय द स्पीकर। देखो डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन कौन फिक्स करता है, स्पीकर फिक्स करता है। स्पीकर का इलेक्शन कौन फिक्स है, प्रेसिडेंट फिक्स करता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन दैट द इलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट एज अ डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा शैल बी फ्रॉम आइदर ऑफ द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी और द रूलिंग पार्टी। नहीं, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि पता है आपको, देखो 10th लोकसभा तक जो आपको स्पीकर होना था और डिप्टी स्पीकर होना था वो आपको रूलिंग पार्टी से होना था, बट एक कंसेंसस बनाया गया, ओनली कंसेंसस बनाया गया कि आपको जो है 11th लोकसभा से जो है डिप्टी स्पीकर वो अपोजिशन पार्टी से होगा, बट इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, तो आपको जो है ये गलत हो गया। तो 2 का काट दो, 2 काटो, 1 and 3 और 3 and 4, 1 तो सही ही है, तो 1 3 आंसर ही हो जाएगा। फिर भी देख लेते हैं। डिप्टी स्पीकर हैज सेम पावर एज अ स्पीकर व्हेन प्रिसाइडिंग ओवर द सिटिंग ऑफ द हाउस एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट हिज रूलिंग, बिल्कुल अब डिप्टी स्पीकर का जो है वो सेम पावर है स्पीकर के साथ। अगर वो सीट पे बैठ जाए ना तो वो सारा प्रिविलेज है, सारा उनको डिप्टी स्पीकर को स्पीकर वाला मिलेगा। वेल established parliamentary practice regarding the appointment of the deputy speaker is that the motion is moved by the speaker and duly seconded by the prime minister। इसमें ये कह रहा है दोस्तों कि अब इसमें मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या बोल रहा है कि a well established parliamentary practice regarding the appointment of deputy speaker is that motion is moved by the speaker। नहीं, देखो ये एक्चुअली क्या होता है ना, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होता है, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होता है, ये अपॉइंटमेंट नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो क्या होगा 1 and 3। ठीक है, चलते हैं फिर आगे वाले क्लास में हम लोग आगे से करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों आज की क्लास के लिए।